हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ, एओ, एपीएफसी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल द वर्ड पीपल इनकम्पेसेस इज रॉन्ग। इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश के अपोजिशन में जो रेजिस्टेंस, जो विरोध उत्पन्न किया जा रहा था, उस ग्रुप में जो उत्पन्न कर रहे थे कौन कौन से लोग सम्मिलित नहीं थे। पहला पीजेंट मतलब किसान, आर्टिसंस मतलब कलाकार, ओनली हिंदू रिलीजियस लीडर्स, बोथ एक्टिव एंड डिस्पोसेस्ड रूलिंग क्लास। इन चारों ऑप्शन में कौन गलत है उसको क्या करना है, टिक करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, अब उसमें देखते हैं कौन सा सही है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल द वर्ड पीपल इनकम्प्रेसेस सेवरल सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी हु वर अफेक्टेड बाय द एलियन रूल। द पीजेंट, आर्टिसंस, ट्राइबल, रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास में कौन कौन सी क्लास थी? एक्टिव भी थी और डिस्पोसेस्ड भी थी। मिलिट्री पर्सनल, दोज अंडर द कंपनी एज वेल एज डिमोबिलाइज्ड सोल्जर ऑफ इस रूलर, रिलीजियस लीडर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट एट टाइम सेपरेटली एंड एट टाइम टुगेदर। तो यहाँ पे अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दिया गया है पीजेंट, पीजेंट हमारा क्या है? सही है। पीजेंट हमारा क्या है? सही है। आर्टिसंस क्या है? सही है। ओनली हिंदू रिलीजियस लीडर, ये गलत है। ठीक है, रिलीजियस लीडर्स में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। बोथ एक्टिव एंड डिस्पोसेड रूलिंग क्लास, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूरत राइट्स इन 1814 अगेंस्ट द। सूरत में जो दंगा हुआ था 1814 ईस्वी में, वो किसके विरुद्ध हुआ था? हाउस टैक्स के, पुलिस टैक्स के, म्युनिसिपल टैक्स के, साल्ट टैक्स के। तो हम सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन में क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। द सूरत राइट्स इन 1814 अगेंस्ट साल्ट ड्यूटी। तो यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन है कि सूरत राइट्स जो 1814 में हुआ था, किसके विरुद्ध में था? साल्ट ड्यूटी के विरुद्ध में था। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आगे देख लेते हैं। द एजिटेशन इन वाराणसी बनारस इन 1810 अगेंस्ट हाउस टैक्स इम्पोज्ड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। अगर मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि वाराणसी बनारस में 1810 ईस्वी में जो विद्रोह किया गया था, किसके विरुद्ध किया गया था? वो था हाउस टैक्स। क्या था? हाउस टैक्स था, जो किसके द्वारा लगाया गया था? कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो हम लोग किसके कॉलोनी थे? तो हम लोग ब्रिटिश के कॉलोनी थे, तो उनके द्वारा क्या किया गया था? इंपोज किया गया था। ठीक है। एंड इन 1816 ऑन बरेली अगेंस्ट पुलिस टैक्स एंड म्युनिसिपल टैक्स। और 1816 ईस्वी में बरेली में विद्रोह हुआ था, किसके विरुद्ध में? पुलिस टैक्स और म्युनिसिपल टैक्स के विरुद्ध में। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन क्या सही होगा? यहाँ पे हम लोग का सही होगा साल्ट टैक्स। क्या सही होगा? साल्ट टैक्स। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर 1857 इज आर करेक्ट। मतलब 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में जो प्रतिरोध जताए जा रहे थे, उसके रेफरेंस में क्या चीजें सही हैं? तो ईच सेक्शन हैड डिफरेंट ग्राइवेंस बट कन्वर्ट ऑन ए कॉमन ऑब्जेक्टिव टू इन द ब्रिटिश रूल। अलग अलग सेक्शन के लोग जो थे, उनका अलग अलग क्या था? मुद्दा था, बट कन्वर्ट ऑन ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। लेकिन उनका एक उपनिष्ठ मोटो था, उद्देश्य था, वो क्या था? टू इंड द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश सरकार को क्या करना? नास्ता नबूद करना, खत्म करना। द इंटरेस्ट ऑफ दीज रेजिस्टेंस वर डिफरेंट। द इंटरेस्ट ऑफ दीज रेजिस्टेंस वर डिफरेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रेजिस्टेंस जताया जा रहा था लोगों के द्वारा 1857 ईस्वी के बिफोर, उसमें लोगों का जो इंटरेस्ट था अलग अलग था। समझ गए ना? हर व्यक्ति का जो मुद्दा था वो क्या था? अलग अलग था। पीपल्स रेजिस्टेंस टू 3 ब्रॉड फॉर्म, सिविल रिबेलियन, ट्राइबल अपराइजिंग एंड पीजेंट्स मूवमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि जो पीपल्स रेजिस्टेंस था 3 ब्रॉड फॉर्म्स, वो 3 रूप में था। पहला क्या था? सिविल रिबेलियन। दूसरा क्या था? ट्राइबल अपराइजिंग। तीसरा क्या था? पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन 3 हो गया। मिलिट्री पर्सनल ओनली डिमोबिलाइज सोल्जर ऑफ एक्स रूलर। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस रेजिस्टेंस में केवल डिमोबिलाइज किए गए सोल्जर ही क्या किए थे? पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ओनली 1, केवल 1, इन चारों में से केवल 1। फिर बी है ओनली 2, इन चारों में से कोई 2। फिर सी है ओनली 3, इन चारों में से कोई 3। फिर डी है ऑल 4, इन चारों में से 4। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। द पीजेंट्स, आर्टिसंस, रूलिंग क्लास, एक्टिव एंड डिस्पोसेड, मिलिट्री पर्सनल। यहाँ पे देखो मिलिट्री पर्सनल, क्या? मिलिट्री पर्सोनल, दोज अंडर द कंपनी एज वेल एज द डिमोबिलाइज्ड सोल्जर ऑफ एक्स रूलर। रिलीजियस लीडर में कौन कौन थे? हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? मिलिट्री पर्सनल में दोनों लोग थे, जो अंडर द कंपनी थे वो भी थे, और जो डिमोबिलाइज्ड सोल्जर थे वो भी थे। ठीक है। अर्बन मूवमेंट्स इन विच पीपल फ्रॉम लोअर स्ट्रेटा लाइक आर्टिसंस, पिटी शॉपकीपर एंड द अर्बन पुअर फॉट टुगेदर विद द प्रॉस्परस एंड अर्बन जेंट्री। द इंटरेस्ट ऑफ, अब देखो यहाँ पे, द इंटरेस्ट ऑफ दीज रेजिस्टेंस डिफर्ड इन सेंस दैट ईच सेक्शन हैड डिफरेंट ग्राइवेंसेस बट कन्वर्ज ऑन ए कॉमन ऑब्जेक्टिव टू इंड द ब्रिटिश रूल। देखो यहाँ पे ये चीज सही हो गया, और यहाँ पे कह रहा है दीज रेजिस्टेंस डिफर्ड इन सेंस, द इंटरेस्ट ऑफ दीज रेजिस्टेंस डिफर्ड इन सेंस। ये भी सही हो गया। ठीक है, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। गलत क्या हो रहा? गलत यहाँ पे हो रहा है मिलिट्री पर्सनल। इसमें केवल डिमोबिलाइज सोल्जर को कंसीडर किया गया, लेकिन यहाँ पे उन सोल्जर को भी कंसीडर करना था जो अंडर कंपनी थे। इसलिए यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जी, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। दूसरा क्या है? सही है। ठीक है, तीसरा क्या है? सही है। अब देखो
जो फोर्थ वाला है वो हमारा क्या है जी, गलत। क्या है, गलत है। इसलिए पहला ऑप्शन हो गया सही, दूसरा सॉरी पहला स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, तीसरा स्टेटमेंट। तो कितने स्टेटमेंट सही हो गए हमारे, टोटल 3, तो ओनली 3, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल्स रिसिस्टमेंट एंड अपराइजिंग अगेंस्ट द कंपनी रूल बिफोर 1857। यहां पे कह रहा है कि 1857 के पहले जो कंपनी के विरोध में लोगों का खून उबल रहा था, उसके कारण क्या थे? द इंक्रोचमेंट ऑन ट्राइबल लैंड्स, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा, इविक्शन ई पीजेंट फ्रॉम दियर लैंड, यहां पर हो जाएगा इविक्शन ऑफ पीजेंट फ्रॉम दियर लैंड, किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर देना, प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड, ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए उत्पाद का प्रमोशन करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्री लीडिंग टू माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर। देसी कंपनियों के नष्ट हो जाने के बाद इंडस्ट्रियल वर्कर का एग्रीकल्चर की ओर पलायन करना, लीड करना। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से 1857 के पहले ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में लोग अवरोध उत्पन्न कर रहे थे या सवाल उठा रहे थे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन पे। यहाँ पे दिया गया कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। तो हम लोग किसके कॉलोनी थे? तो हम लोग ब्रिटिश के कॉलोनी थे। तो ब्रिटिश के द्वारा कुछ कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट बनाए गए थे। ठीक है, जो इंडिया के मूल निवासी थे, मतलब इंडिया में रहने वाले जो किसान थे, जो फार्मर थे, पीजेंट थे, उनके लिए फिजिबल नहीं था। ठीक है, दूसरा हेवी बर्डन ऑफ न्यू टैक्सेस, नए नए तरह के टैक्स लगाए जा रहे थे। ठीक है, इविक्शन ऑफ पीजेंट फ्रॉम दियर लैंड्स, ये देखो ये वाला था स्टेटमेंट में, ये वाला देखो हमारा एक सही हो गया। ठीक है, एंड इंक्रोचमेंट ऑफ ट्राइबल लैंड, ये भी सही, ये भी था स्टेटमेंट में, ये भी सही हो गया। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूरल सोसाइटी कपल्ड विद द ग्रोथ ऑफ इंटरमीडिएट रेवेन्यू कलेक्टर्स, इंडियंस एंड मनी लेंडर, एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ट्राइबल लैंड लीडिंग टू द लॉस ऑफ ट्राइबल पीपल्स होल्ड ओवर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट लैंड, प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये देखो ये भी सही हो गया, प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, ये भी सही हो गया। हेवी ड्यूटी ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज स्पेशली एक्सपोर्ट ड्यूटी लीडिंग टू डिवास्टेशन ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डिस्ट्रक्शन ऑफ, अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्री लीडिंग टू माइग्रेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर, तो ये भी सही हो। ठीक है, तो जो हमारे चारों स्टेटमेंट हैं वो क्या है जी, सही है। ठीक है, इंक्रोचमेंट ऑन ट्राइबल लैंड्स, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा, ये भी कारण था। इविक्शन ऑफ पीजेंट फ्रॉम दियर लैंड, ये भी था। प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये भी था। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्री लीडिंग टू माइग्रेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर, ये भी था। इसका मतलब चारों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ ए सेमी हिस्टोरिकल नोवेल बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन ए है रिवोल्ट्स ऑफ मोमरियस, रिवोल्ट्स ऑफ मोमरियस, पोलिगर्स रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट, अहोम रिवोल्ट। ठीक है, आते हैं सोल्यूशन पे। द डिजास्टर्स फेमिन ऑफ 1710 एंड द हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश compelled a group of sannyasis in the eastern India to fight the British originally peasant, even some evicted from land. These sannyasis were joined by large number of dispossessed small zamindars, disbanded soldiers and ruler who were. They raided company factories and the treasuries and fought the company's forces. Warren Hastings could subdue the sannyasis. Equal participation of Hindus and Muslims characterized the uprising, sometimes referred to as Fakir Rebellion. Majnun Shah, Chirag Ali, Musa Shah, Bhavani Pathak and Devi Chaudhary were important leaders. Anand Math, a semi-historical novel based on the Sannyasi revolt, and Devi Chaudhary novel were written by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पे दो नोवेल हैं, एक क्या है जी, आनंद मठ, एक सेमी हिस्टोरिकल नोवेल है जो किस पे बेस्ड है, सन्यासी रिवोल्ट पर बेस्ड है। ठीक है, दूसरा नोवेल है देवी चौधरानी। ठीक है, ये दोनों नोवेल किसके द्वारा लिखे गए हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया ना भाई, जो नोवेल आनंद मठ एक सेमी हिस्टोरिकल नोवेल है किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आप देखो ये जो सन्यासी रिवोल्ट था, ये और किस नाम से जाना जाता था, ये फकीर रेबिलियन के नाम से भी जाना जाता था, फकीर रेबिलियन। ऐसा क्यों था, क्योंकि यहां पे हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजियस ग्रुप से संबंधित लोग क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो होता क्या है, मुस्लिम में जो संत होते हैं उनको क्या किस नाम से जाना जाता है, फकीर के नाम से जाना जाता है, और हिंदुओं में जो संत होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, उनको सन्यासी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए जो सन्यासी रिवोल्ट होता है इसको कभी कभी किसके नाम से जाना जाता है, फकीर रेबिलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही है सन्यासी रिवोल्ट। ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट। कॉन्टेक्स्ट ऑफ सन्यासी रिवोल्ट इज आर करेक्ट। सन्यासी रिवोल्ट समटाइम्स रिफर्ड एज फकीर रेबिलियन, तो आगे हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है भाई, इसमें दोनों रिलीजियस ग्रुप का पार्टिसिपेशन था, हिंदू का भी था, मुस्लिम का भी था। ठीक है, हिंदू के जो सेंट होते हैं, साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं। ठीक है, उन्हें सन्यासी बोलते हैं। ठीक है, और मुस्लिम के जो सेंट होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं,
फकीर बोलते हैं, ठीक है। इसलिए सन्यासी रिवोल्ट को कभी कभी किस नाम से भी जाना जाता है, फकीर रेविलियन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो गया। अनइक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, ये तो गलत बात है, हम लोग देखे थे इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ हिंदू और मुस्लिम था, ठीक है। दोबारा भी दिखा देंगे। मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी वर इंपॉर्टेंट लीडर, सही बात है। कभी भी अगर इन लोगों का नाम आ जाए, मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी, अगर पूछ लिया जाए ये लोग किससे रिलेटेड है, या तो सन्यासी रिवोल्ट दिया होगा या तो फकीर रेविलियन दिया होगा, ठीक है। इन्हीं में से दोनों में से अगर मान लो एक दिया गया, एक ही दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो सन्यासी रिवोल्ट दिया जाए, सन्यासी चूज कर लेना, फकीर रेविलियन दिया जाए, फकीर रेविलियन चूज, ठीक है। आनंद मठ एंड देवी चौधरानी नोबेल वर रिलेटेड टू इट, सही बात है। जो सन्यासी रिवोल्ट था, इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने 2 नोवेल लिखा था। पहला नोवेल था आनंद मठ, दूसरा क्या था, देवी चौधरानी, ठीक है। ये भी सही हो गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 सही है और 3 सही, मतलब 2 हो गया, फोर्थ वाला 3 हो गया। तो only 1 गलत, only 2 गलत, only 3 सही, ऑल 4 गलत, ठीक है। तो ये सी हमारा क्या हो जाएगा जी, ये सही आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे भी दिया गया, देखो ये भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी दिया गया है, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। तो इक्वल पार्टिसिपेशन था कि नहीं, तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि अनइक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, समझ गए ना, मतलब हिंदू और मुस्लिम बराबर नहीं थे, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, इक्वल, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, गलत हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए ग्रुप ऑफ सन्यासी इन ईस्टर्न इंडिया टू फाइट ब्रिटिश वाज कंप्राइज। ईस्टर्न इंडिया में, पूर्वी भारत में, ठीक है, सन्यासियों का ग्रुप ब्रिटिश से फाइट कर रहा था, ठीक है। वो किन लोगों का ग्रुप था, लार्ज नंबर ऑफ डिस्पोजेड स्मॉल जमींदार, डिसबैंडेड सोल्जर्स, रूलर पुअर पीजेंट्स, ठीक है। तो ये चीज हमने देख लिया भाई, लार्ज नंबर ऑफ डिस्पोजेड स्मॉल जमींदार भी थे, ये भी सही है। डिसबैंडेड सोल्जर्स थे, कुछ सोल्जर को कंपनी ने हटा दिया था और उन पे प्रतिबंध लगा दिया, ये भी सही है। रूलर पुअर गांव के गरीब लोग ये भी थे, पीजेंट्स, ठीक है, जिनकी लैंड को क्या कर लिया गया था, जिनको लैंड से इवेक्ट कर दिया गया था, ठीक है, ये भी थे। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही, ऑल ऑफ द क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप देखो यहाँ पे दिया गया है, ए ग्रुप ऑफ सन्यासी इन ईस्टर्न इंडिया टू फाइट द ब्रिटिश ओरिजिनली पीजेंट इवन सम इवेक्टेड फ्रॉम लैंड। मूल रूप से कौन थे, किसान थे, समझ गए ना। उनमें कुछ ऐसे किसान थे जिनको अपनी जमीन से क्या कर दिया गया, जिनको उनकी जमीन से क्या कर दिया गया था, प्रेस्क्रिप्ट कर दिया गया था या हटा दिया गया था, ठीक है। these सन्यासी वर जॉइंड बाय लार्ज नंबर ऑफ डिस्पोजेड स्मॉल जमींदार। तो भाई पीजेंट के अलावा भी और कौन कौन लोग थे, स्मॉल जमींदार थे, डिस्पोजेड स्मॉल जमींदार, जिनको जमींदारी से हटा दिया गया था, डिसबैंडेड सोल्जर्स, रूलर पुअर, ठीक है। ये सारे थे, ठीक है। ये चीजें हो गई। विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1850 वाज फाउंडेड बाय, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह संगठन 1850 में किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा, विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा। तो हम लोग सोल्यूशन देखेंगे पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। विष्णु शास्त्री पंडित फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन द 1850, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन है, द मुगल इंपरर हु अपॉइंटेड इंस्पेक्टर टू सी दैट नो विडो वाज कंपेल्ड टू फॉलो सती। वह कौन सा मुगल सम्राट था जो इंस्पेक्टर, निरीक्षक का अपॉइंटमेंट किया था, ठीक है, किसके लिए, विडो, विधवाओं के लिए, कंपेल्ड टू फॉलो सती, ये देखने के लिए उन्हें जोर जबरदस्ती सती प्रथा को मानने के लिए बाध्य तो नहीं किया जा रहा है। तो कौन है इसमें, बाबर है कि अकबर है कि हुमायूं है कि औरंगजेब, ठीक है। तो अब सोल्यूशन पे आते हैं। तो 1582 ईस्वी में द मुगल इंपरर अकबर said to have issued order that sati was not to be and appointed inspector to see the no widow was compelled to follow sati custom। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, अकबर सही होगा, ठीक है। तो आप देखो जी, बाबर भी गलत है, हुमायूं भी गलत है, औरंगजेब भी गलत, अकबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फाउंडेड बहिष्कृत हितकर्णी सभा इन 1924। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना कौन किया था, कौन सन में, 1924 में। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, ठीक है। आप देखते हैं सोल्यूशन इसका। बी आर अम्बेडकर फॉर्म द बहिष्कृत हितकर्णी सभा in 1924 highlighted the difficulties and grievances of the Dalit before governments. Its motto was educate, agitate and organize, the focus being on mobilizing the masses। तो पूछा जा सकता है कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है, तो वहां पे लगा देना बी आर अम्बेडकर, इनके द्वारा दिया गया, बी आर अम्बेडकर के द्वारा दिया गया है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी सही है, बाकी सब क्या है, गलत है, गलत है।